हेलो स्टूडेंट्स। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम अपना इंडियन इकोनॉमी आगे कवर करते हैं। प्री ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। एग्रीकल्चर बहुत पुअर हालात में था, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे ग्रोथ ना के बराबर या जीरो की पॉइंट कुछ की हद तक ग्रोथ हो रही है। ठीक है। ब्रिटिश राज में क्या होता, सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस कम्युनिटीज़ होती थी। ठीक है, तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहा करती थी, उसको भी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। द फार्मर वर इंगेज इन क्रॉप फार्मिंग, वो तो क्रॉप उगाते थे या कैटल फार्मिंग करते थे, यानी कि गाय बैल पे डिपेंडेंट थे बेसिकली। ठीक है। नो इंटरमीडिएट लाइक जमींदार सिस्टम उसमें टाइम पे नहीं था। प्रोस्पेरस एंड स्टेबिलिटी वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, प्रोस्पेरस समृद्ध और स्टेबल लाइफ जी रहा था इंडिया प्री ब्रिटिश पीरियड में। इंडस्ट्री, ये खुद पढ़ लेना एक बार इसको, इजी सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी है इसमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन is the term that describe the status of industrial sector during the British rule। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मतलब इंडस्ट्रीज को उन्होंने दबाया कहीं ना कहीं, कोई ग्रो ना कर जाए। इट इम्प्लीमेंटेड टू थिंग्स, डेके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओविंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई, जिसके थ्रू अपना जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी एंड के कगार पे आ गई। नेक्स्ट वर्ड कम ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओविंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई या थोड़ी सी ग्रोथ कर पा रही थी, किसकी वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पैसा नहीं था। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट मतलब कैसे वो गिर गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। प्रायर टू ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटीज। ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ओवर द वर्ल्ड एक्सीलेंस के लिए और क्वालिटी के लिए जाना जाता था। बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिके, इट वाज ओविंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसके थ्रू क्या हुआ कि अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड के कगार पे पहुंच गई। फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड इन दिस रिगार्ड। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि टैरिफ जो था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया, किसका, रॉ मटेरियल्स का। तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल तो ले जाते थे, वो टैरिफ फ्री किया, और जो ब्रिटिश से फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे वहाँ से लेके आते थे उसको भी इम्पोर्ट फ्री रखा। ठीक है, उसको इम्पोर्ट फ्री रखा। तो इससे क्या हो गया, और उन्होंने क्या किया कि वो सब ब्रिटेन के लिए उन्होंने ये किया कि ब्रिटेन में अगर कुछ भेज रहे हो तो रॉ मटेरियल सब कुछ टैरिफ फ्री रहेगा, और वहाँ से कुछ मंगा रहे हो सब टैरिफ फ्री रहेगा। बट अगर आप कहीं और भेज रहे हो तो उस पर हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा आपको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट विच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस गिरा दी, क्योंकि उस पर ड्यूटी ज़्यादा चार्ज करने लगा। ड्यूटी ज़्यादा चार्ज करने लगा तो आइटम के प्राइस ज़्यादा बढ़ गए, जो कंपेरेटिवली मशीन प्रोडक्ट से हायर हुआ करते थे। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग इन द इंडियन मार्केट, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्ट लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों खत्म कर दी, किसने, फॉरेनर्स ने, ब्रिटिशर्स ने। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट हुआ करते थे पुराने टाइम में, नवाब, राजा, महाराजा, प्रिंस और एम्परर हुआ करते थे, जो रूल रेगुलेशन बनाते थे। उन्होंने क्या किया, उनको ख़त्म कर दिया था। दे यूज टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। ठीक है, तो जो प्रिंसली कोर्ट वगैरह होते थे, नवाब हुआ करते, वो पेट्रोनाइज यानी संरक्षण करते थे किसका, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लोगों का। ठीक है, जिस वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन हो रही थी। बट उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, प्रिंसली कोर्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, एंड कर दिया गया, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड के कगार पे आ गई। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मेन कंपटीशन किससे था, मशीन मेड प्रोडक्ट से था।
जो आते कहाँ से थे, ब्रिटेन से, और उनकी कॉस्ट क्या होती कंपेरेटिवली लो होती थी, ठीक है। दिस गिव अ स्टिफ कंपटीशन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, आल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट आउट इंडिया एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन द प्रिसीजन एंड क्वालिटी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मशीन मेड प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी रहने लगी, जिस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इसको पछाड़ दिया। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ओविंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, अ न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच वॉज कीन टू अडोप्ट वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ठीक है। नई क्लास को नए पैटर्न लेके आए कि वेस्टर्न की डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंडियन प्रोडक्ट से डिमांड शिफ्ट कर दी उन्होंने काम ब्रिटिश प्रोडक्ट पर। इन द प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्टार्टेड लूजिंग डोमेस्टिक मार्केट एंड अल्टीमेटली पेरिस्ड, खत्म हो गई और अपनी शुरुआत में क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट से अपना कंट्रोल खो दिया और अल्टीमेटली खत्म हो गई। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज ने कैसे इम्पैक्ट किया अपने हैंडलूम इंडस्ट्री को, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, साइज ऑफ मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सटेंड व्हाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंडियन रेलवे से क्या हुआ, रीच हो गई, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भेजने लग गए क्या, ब्रिटिशर्स के लो कॉस्ट प्रोडक्ट, जिससे क्या होगी, डिमांड कम हो रही किसकी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अल्टीमेटली वो एंड के कगार पे आ गए। ब्रीफली, ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल मार्केट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड, ठीक है। तो उन्होंने कॉलोनियल मार्केट को बदल दिया ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड की कॉलोनियल मार्केट में। इम्प्लाइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्या कैसे करते थे कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते थे क्या, इंडिया के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और अ डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे इंडिया से बाहर अपने देश में, ब्रिटेन में, और वहाँ से फिनिश गुड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बना के लेके आके बेचते थे कहाँ पे, इंडिया में। ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। तो ना के बराबर ग्रोथ हो रही थी किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री की। अंडर द ब्रिटिश राज, मॉडर्न इंडस्ट्री से ओनली अ ब्लीक ग्रोथ। इट वाज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स इमरजेंस। तो 19th सेंचुरी के हाफ तक ही जाके थोड़ी ग्रोथ हुई थी उनमें। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी जिसकी वजह से थोड़ी ग्रोथ आई। उनमें क्या क्या था, दीज इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील। उसमें कौन कौन सी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड इन 1907। शुगर सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से थोड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आई। दीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। वर्ल्ड फर्स्ट और सेकेंड की वजह से इनको ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाए। नेक्स्ट आता है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। स्टेट का पार्टिसिपेशन ना के बराबर हुआ करता था। इट वॉज कॉन्फाइंड टू सच स्ट्रेटजीज एरिया लाइक रेलवेज एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टेट में क्या होता था, स्टेट में ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ना जाके, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ना जाके, वो खाली जो रेलवे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ ही फोकस करके रखते थे। विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, ठीक है, जिसने हेल्प किया किसको, ब्रिटिश प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। व्हाट कम नेक्स्ट, देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम, यानी कैपिटल गुड जो गुड्स रिप्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स में यूज़ करी जाती है उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की कोई मार्केट नहीं हुआ करती थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस गुड लाइक मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर यूज फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो वो फर्दरली यूज़ करे जाते थे फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रिमेन लॉपसाइडेड, यानी कि ख़त्म ही था उस टाइम तक, ठीक है। ब्रीफली, industrial sector on the eve of independence revealed 4 core characteristics pointing its backwardness and limited growth। क्या क्या 4 पॉइंट्स निकल के आए।
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल तोड़ दिया था। इट वाज लार्जली ओविंग टू डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी जो लगाई थी उन्हें वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन। इट वाज बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपेंशन विद रेलवे। ठीक है, तो रेलवे ने उसको तोड़ने में हेल्प किया। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लाने में रेलवे का हाथ रहा और मॉडर्न इंडस्ट्री को उन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट कैपिटल गुड इंडस्ट्री विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ना के बराबर हुआ करती थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट वर डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन एन इन्फेंट स्टेज। ठीक है, तो जो और ग्रोथ था, जो ग्रोथ हो रखी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, उसको तो दबा दिया। दूसरा, जो ग्रोथ नहीं हो रखी थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, वो भी क्या था, इन्फेंट स्टेज में था, यानी बच्चे के दौर में था। दिस अगेन पॉइंट टू बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटल और नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज। ठीक है, कोई डायनामिक चेंज की कोई चांसेस नहीं थे। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में फॉरेन की ट्रेड की क्या पोजीशन थी, हम फॉरेन में ट्रेड कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। इंडिया से क्या होता था, रॉ मटेरियल लेके जाया जाता था, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, और फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट किया जाता था। ओविंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गया, सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये आइटम्स लेके जाई जाती थी फॉरेन में। ऑन द अदर हैंड इट बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री। फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ से आते थे, ब्रिटिश इंडस्ट्री से। अवर इंपोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स बिसाइड सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड। जो कैपिटल गुड इंग्लैंड में प्रोड्यूस होती थी वही आती थी यहाँ पे। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्टेड टोटल बैकवर्डनेस इन द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो बैकवर्डनेस शो करता था क्या, इंडियन इकोनॉमी की। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का, यानी कि कंट्रोल ब्रिटिशर का था। तो ब्रिटिश से ही ट्रेड होगा सारा जितना फॉरेन में होगा। ठीक है, यानी कि 50% तक का जो ट्रेड हो रहा था वो किसको जा रहा था, ब्रिटेन को जा रहा था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री came under monopoly control of British government. In this context, two observations are critical significance. More than 50% of Indian foreign trade was directed towards Britain. तो 50% से ज़्यादा का ट्रेड किसके साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ। While export of primary products, raw material from India supplies input to the British industry. British industry को inputs कहाँ से मिल रहे थे, इंडियन की raw material से। Import of finished goods from Britain provided a huge market टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो फिनिश गुड्स थे वो यहाँ पे इंडिया में आ रहे थे और यहाँ पे आके सेल कर रहे थे, जो एक बनी बनाई मार्केट शो कर रहा था किसके लिए, ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के लिए। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड था मतलब अपने एक्सपोर्ट तो ज़्यादा थे बट अपने इंपोर्ट कम थे। इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये होता है अपना नेट सरप्लस। ठीक है, या सरप्लस ट्रेड बोलते हैं इसको, नेट ट्रेड बोलते हैं इसको, और सरप्लस ट्रेड हुआ करता है अगर एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इसको बोलते हैं सरप्लस ट्रेड। हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट करते थे कम, बट जितना भी एक्सपोर्ट करते थे सारा ब्रिटेन को करते थे। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजिम अवर एक्सपोर्ट एक्सीड अवर इंपोर्ट। और अपना जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज़्यादा था। It implied a surplus of balance of trade, but note these following points carefully. This surplus was owing largely to export of primary goods. Primary goods को हम export करते थे, इस वजह से ज़्यादा था। The trade of surplus was not used for growth and development of country. Instead of it used to meet. क्या क्या चीज़ करने के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं करा जाता था, बट ये किस लिए यूज़ किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे एस्टेब्लिश होने में हेल्प करता था। दूसरा क्या, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसमें जो ब्रिटिशर ने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें
एक्सपेंस जो हुए थे उनको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इस वजह से क्या हुआ, अपनी वेल्थ जो है या इंडिया की जो मनी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया किस चीज़ में, ब्रिटेन के एक्सपेंस को पूरा करने में। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या हुआ कि इंडियन कितनी बैकवर्ड कंट्री थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।